हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अरुण आपका विद्या मंदिर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में धन पूर्णांकों गुणा में 3 नियम पढ़े थे, उसका आज आखिरी नियम यानी वितरण नियम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो लास्ट नियम था यानी चौथा नियम वितरण नियम, वितरण नियम इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIVUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, LAW। तो इस नियम में भी पहले नियम की भांति हम धन पूर्णांक संख्या मानेंगे। माना कि A, B और C धन पूर्णांक संख्याएं हैं। धन पूर्णांक संख्याएं हैं। तो नियम के अनुसार हमें इसमें, जैसे कि इसमें वितरण लिखा है, तो हमें संख्याओं को बांटना है। A क्रॉस B प्लस C, तो हमारे लिए हो जाएगा क्या, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, तथा या हम कर सकते हैं B क्रॉस A प्लस C, तो ये हमारा हो जाएगा B क्रॉस A प्लस B क्रॉस C। तो हमारे इस नियम के अनुसार हमें संख्याओं को बांटना है। जैसे हमारा पहले हमने B के साथ गुणा कराया, फिर बाद में C के साथ, इसी प्रकार इसमें B का पहले A के साथ गुणा कराया, फिर C के बाद। तो बच्चों, जैसा कि आपने नियमों के बारे में पढ़ा, हमने पहली वीडियो में सारे नियम पढ़ लिए थे, और जो हमारा आखिरी नियम था वो भी पढ़ लिया। चलो बच्चों, अब इसके हम सवाल लगाते हैं। तो बच्चों चलिए सवाल लगाते हैं। जो हमारा पहला सवाल है ये है। तो ये कह रहा है कि यदि A धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या A+1 इंटू A+2 संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें इसे सिद्ध करना है कि ये जो संख्या है ये हमारी 6 से विभाज्य होगी, जबकि A हमारा धन पूर्णांक होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पूरी संख्या लिख लेंगे, A+1 और A+2। तो ये जो हमारी संख्याएं हैं ये हमारी 3 क्रमागत संख्याएं हैं। जैसे A है, फिर A+1 है, फिर A+2 है। तो ये हमारी क्रमागत संख्याएं हैं। तो हम लिखेंगे कि इसी में लिख देंगे कि ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं। 3 क्रमागत संख्या हैं। अगर ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो यह 3 से विभाज्य होगी, क्योंकि इसमें A+1 और A+2 है, तो ये 3 से विभाजित जरूर होगी। तो ये 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो हमारा जो पहला पॉइंट है कि मतलब A+1 और A+2 है जो हमारे 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर हम ये सिर्फ ये दोनों लें तो ये हमारी 2 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी जो कि 2 से विभाज्य होंगी। तो लिखेंगे कि A+1 2 क्रमागत संख्याएं हैं, 2 क्रमागत संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो देखिए बच्चों, ये हमारी पूरी संख्या है वो 3 से भी विभाजित होगी, और जो हमारी जो 2 संख्या हैं वो 2 से भी विभाजित होगी। अगर इसके अनुसार अगर हम पूरा सवाल देखें तो हमारा जो सवाल है वो 3 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है। तो इससे ये तात्पर्य निकल रहा है कि जो हमारी ये जो हमारी संख्या है
ए इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2। जब ये दोनों हमारे 3 और 2 से विभाज्य हो रही हैं तो ये 6 से भी पूर्णतया विभाजित होगी, विभाजित होगी। तो इस सवाल से हम ये देखते हैं कि मतलब जो हमारी क्रमांक संख्याएं हैं, अगर वो 3 से ज्यादा है, मतलब जैसे इसमें 3 क्रमांक संख्याएं हैं तो 3 से विभाजित हो रही है, अरे इससे ज्यादा है तो उससे विभाजित जरूर होगी। तो बच्चों हमने जो अभी सवाल लगाया था उसमें हमने सीखा है कि कैसे हम संख्याओं से सिद्ध करना है कि वो पूर्ण से विभाजित होती है या नहीं। तो ऐसा ही हम एक और सवाल लगाते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें ये सवाल लगाने हैं। तो बच्चों हमने जो पहला सवाल लगाया था उसी प्रकार हम दूसरा सवाल भी लगाएंगे। तो हम चलो लगाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? संख्या ए प्लस 1, ए प्लस 2 और ए प्लस 3। तो बच्चों इसमें देखते हैं कि कितनी क्रमांक संख्याएं हैं। 1 2 3 4, इसमें 4 क्रमांक संख्याएं, तो ये 4 से जरूर विभाज्य होगा। तो हम लिखेंगे कि ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं, तो ये 4 से पूर्णतया विभाजित होगा। अब चलिए बच्चों हम ये 3 संख्याएं लेते हैं। तो 3 संख्याएं लेने के बाद ए प्लस 1, ए प्लस 2, तो ये 3 क्रमांक संख्याएं, तो ये 3 से पूर्णतया विभाजित होगा। देखिए बच्चे तो हमारा पहला जो हमने सवाल लगाया था वो सही हो गया। तो हम अब ये 2 लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 1, जो कि 2 से पूर्णतया विभाजित होगा, पूर्णतया विभाजित होगा। तो देखिए बच्चे ये जो संख्या है 4 से विभाजित है, 3 से भी विभाजित है और 2 से विभाजित है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो पूर्ण संख्या है कि ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 जो संख्या है वो 24 से भी पूर्णतया विभाजित होगी, विभाजित होगी। तो बच्चों देखते हैं ये सवाल हमने जो लगाया है किस तरह से लगाया है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो हम इसके जरिए क्या कर सकते हैं, जो हमारे सवाल में दिया है कि एक धन पूर्णांक है, तो हम धन पूर्णांक संख्याओं को लेकर भी इसे सिद्ध कर सकते हैं। चलो तो उसे सिद्ध करके बताते हैं। तो बच्चों हमने ये सवाल इसी से सिद्ध किया, लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से सिद्ध कर सकते हैं कि जो हमारे सवाल में दिया गया है कि ए एक धन पूर्णांक है, तो हम धन पूर्णांक संख्याओं को लेकर भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे माना कि ए बराबर 1 लेने पर एक हमारी सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या है जो ए प्लस 1 से ही शुरू होती है हमारी धन पूर्णांक संख्याएं। तो हम लिख सकते हैं तो ए प्लस 1, ए प्लस 2 और ए प्लस 3, एक ही जगह हम प्लस 1 रखेंगे। तो चलिए बच्चों रखते हैं। तो 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 3, तो देखते हैं कितना आता है। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर 24, जो 24 से पूर्णतया
विभाजित है, विभाजित है। चलिए बच्चों, एक और हम ले सकते हैं कि a बराबर 2 रखने पर क्या होता है। चलो देखते हैं, a बराबर 2 रखने पर तो क्या आएगा हमारा, a प्लस 1, a प्लस 2 और a प्लस 3। अगर हम a की जगह 2 रखेंगे तो क्या होता है देखते हैं। 2 गुणे हम सीधे जोड़ लेते हैं, 2 और 1 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 2 4 गुणे 2 प्लस 3 यानी 5। तो बराबर कितना आएगा हमारा, 6 गुणे 20 यानी 120, जो कि 24 से विभाजित है, विभाजित है। तो बच्चों हमने 2 तरीके से समझा कि ऐसे सवाल हम कैसे सिद्ध करें। तो चाहे तो आप पहला तरीका आजमा सकते हैं या दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। तो बच्चों हमने अभी सवाल लगाए हैं, तो हम अब समुच्चयों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे में एक समुच्चय समव्रत समुच्चय, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं समव्रत, भी पढ़ते हैं समव्रत समुच्चय, इंग्लिश में कहते हैं इसे क्लोज्ड सेट, CLOSED, क्लोज्ड सेट, SET सेट। तो हमारा जो समव्रत समुच्चय है ये कहता है कि कोई ऐसा समुच्चय जो समव्रत नियम का पालन करता है, जो हमने पहले पढ़ा था समव्रत नियम। तो कहते हैं कि जो ऐसा समुच्चय जो समव्रत नियम का पालन करता है। तो चलिए देखते हैं, तो लिखते हैं इसमें, ऐसा समुच्चय जो समव्रत, जो हमने पहले पढ़ा था वो फर्स्ट नियम, समव्रत नियम का पालन करता है या उसे संतुष्ट करता है। चलिए इसे बच्चों एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारा कुछ समुच्चय है, जैसे हमने मान लिया a, b का हमारा कोई समुच्चय है जो धनपूर्णांक है, धनपूर्णांक समुच्चय है। तो नियम के अनुसार, जो हमारा समव्रत नियम था जो पहला पढ़ा था, नियम के अनुसार जो हमारी 2 संख्याएं लेंगे हम, a प्लस b, वो भी हमारी धनपूर्णांक संख्याएं होंगी, होगा। तो ये जो हमारा समुच्चय है इसके बारे में हम ये जानते हैं कि मतलब समव्रत नियम का अगर संतुष्ट करे तो हमारा समव्रत समुच्चय होता है। तो बच्चों हमने अभी समव्रत समुच्चय के बारे में पढ़ा, तो अब हम इसका एक सवाल लगाएंगे। चलो लगाते हैं। तो बच्चों हमने जो नियम पढ़े थे उसके अनुसार हम ये सवाल लगाएंगे। हमारा सवाल कहता है कि दिखाइए कि निम्न संख्याओं का समुच्चय, यानी जो हमारा जो समुच्चय दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, उसमें हमें दिखाना कि योग और गुणा के लिए समव्रत है, मतलब योग और गुणा के लिए समव्रत नियम का पालन करते हैं या उसके लिए समव्रत हैं, तो और अंतर और भाग के लिए नहीं है। तो इसे हम ये सिद्ध करेंगे कि मतलब योग और गुणा में मतलब संख्याओं को कैसे बदलें, कैसे उस नियम का पालन करें आदि। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इस सवाल को। तो हम इनमें से कोई भी 2 संख्या या 3 संख्या ले सकते हैं। जैसे हमने ले ली 2 और 4, समुच्चय से संख्या लेने पर मानी हमने 2 और 4 संख्याएं ली, 2 और 4 के लिए सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे योग और गुणा के लिए समव्रत है। तो योग के लिए
तो योग के नियम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले से हम समरक नियम लगाएंगे। क्या मतलब, कोई हमारी संख्या है वो धन पूर्णांक संख्या है तो उनका योग भी धन पूर्णांक संख्या ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारी 2 और 4 धन पूर्णांक संख्याएं हैं, हम लेंगे 2,4 ब्रैकेट में इज बिलोंग्स टू n, यानी हाँ जो n है वो हमारा नेचुरल नंबर यानी धन पूर्णांक संख्याएं हैं। और इससे हमें ये लगता है, मतलब ये चिन्ह जो है इससे हम कह सकते हैं कि जो 2 और 4 धन पूर्णांक संख्याओं में हैं तो इनका योग भी यानी 2 + 4 धन पूर्णांक संख्या होगा, यानी 6 + n, जो कि इससे यह सिद्ध होता है कि ये समरक नियम का पालन करता है। अब लेते हैं हम गुणा के लिए। गुणा के लिए तो हम 2 ये 4 लेंगे तो हम लिखेंगे इसमें 2,4 इज बिलोंग्स टू n। तो हम इसका हम गुणा कराएंगे 2 और 4 इज बिलोंग्स टू n, तो 8 भी बिलोंग करता है, यानी 8 ही हमारी धन पूर्णांक संख्या है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि योग और गुणा के लिए यह समरथ है। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं अंतर और भाग के लिए। अंतर और भाग के लिए तो बच्चों हम अंतर में देखते हैं क्या होगा। अंतर में हम 2 या 4 लेंगे तो अगर हम 2 और 4 ले ऐसे लिखेंगे 2 4 इज बिलोंग्स टू n, तो हम लिखेंगे 2 - 4, तो हमारा तो 2 - 4 कितना होगा -2, जो कि हमारी धन पूर्णांक संख्या नहीं है। तो हम इसमें ऐसा क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, नहीं है, तो ये अंतर के लिए समरथ नहीं है। अब हम देखते हैं भाग के लिए। भाग के लिए तो भाग में भी हमें ऐसे ही करना है कि पहले लिखेंगे हम 2,4 इज बिलोंग्स टू n, और हम चाहें तो 2 का भाग 4 में दे, 4 का भाग 2 में दे सकते हैं। तो हम 2 में 4 का भाग देंगे तो 2/4 इज बिलोंग्स टू n, तो 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू n, यानी ये हमारे भाग के लिए भी समरथ नहीं है। तो बच्चों हम ऐसा भी कर सकते हैं, में 4 + 2 करेंगे तो 6 ही आएगा, जो हमारी धन पूर्णांक संख्या ही रहेगी। इसमें भी हम चाहें तो क्रम बदल सकते हैं तो 8 रहेगी, लेकिन इसमें एक स्थिति में तो धन पूर्णांक संख्या आ जाएगी लेकिन दूसरी स्थिति में नहीं आएगी, इसलिए ये अंतर और भाग के लिए समरथ नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं कि सिद्ध होता है कि ये जो समुच्चय हमारा योग और गुणा के लिए समरथ है लेकिन अंतर और भाग के लिए नहीं। तो बच्चों हमने अभी जो सवाल लगाए थे उस हमने सिद्ध किया कि वो योग और गुणा के लिए समरथ था लेकिन अंतर और भाग के लिए नहीं। तो हम इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं, जो हमने पहले टेबल बनाई थी। सबसे पहले जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हमने टेबल बनाई थी, पूर्णांक संख्या बताया था। चलो आज विस्तार से बताते हैं। तो हमारी जो अगली हेडिंग है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या या पूर्णांक। इंग्लिश में कहते हैं इंटीगर्स, INTEGERS, इंटीगर्स नंबर, NUMBER, इंटीगर्स नंबर यानी पूर्णांक। तो हमारी जितनी भी संख्याएं हैं प्लस माइनस वाली जितनी भी संख्याएं सभी पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन जो भिन्न वाली संख्याएं, जो बटे वाली संख्याएं वो पूर्णांक संख्याएं नहीं होती। हमारी पूर्णांक संख्याएं 3 भागों में विभाजित थी। पहले था हमारा धन पूर्णांक, यानी नेचुरल नंबर्स, नेचुरल NATURAL, नेचुरल NUMBER। हम पॉजिटिव इंटीगर्स भी कह सकते हैं, पॉजिटिव POSITIVE, पॉजिटिव नंबर NUMBER, पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं इसे हम। और जो हमारी दूसरी संख्या हमने बताई थी ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक इसे कहते हैं हम इंग्लिश में नेगेटिव इंटीगर्स, यानी NEGATIVE
VE, निगेटिव इंटीजर्स INTEGERS। जो हमारा तीसरा पार्ट था इसका वो था शून्य, यानी 0। तो हमारी जो धन पूर्णांक संख्याएं थी वो कहाँ शुरू होती थी? +1 से, +1 +2 +3 डॉट 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 अनंत, यानी और जो हमारी ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं वो हमारी माइनस अनंत शुरू होकर +1 तक होती हैं। और जो हमारी शून्य संख्याएं वो सब जानते ही हैं कि यानी 0। तो हमारी जो पूर्णांक संख्याएं हैं सभी संख्याओं से मिलकर बनी, मतलब जितनी भी संख्याएं वो सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, लेकिन अरब बटे वाली संख्याएं बिल्कुल नहीं। तो अभी बच्चों हमने पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा। पूर्णांक संख्याओं में कुछ गुण होते हैं। पूर्णांक की विशेषताएं यानी क्वालिटीज ऑफ इंटीजर्स, क्वालिटीज यानी QUALITIES, क्वालिटीज ऑफ इंटीजर्स INTEGERS, यानी क्वालिटीज ऑफ इंटीजर्स। जो हमारी सबसे पहली विशेषता है यही है कि जो पूर्णांक संख्या है यानी पूर्णांक संख्याएं अंतर में भी समरक, यानी हमारा क्लोजर लॉ समरक नियम का पालन करता है। तो जैसे हम किसी उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे माना हमारे पास 3 और 4 पूर्णांक संख्याएं हैं, जो पूर्णांक संख्याएं हैं। तो समरक के अनुसार समरक नियम तो समरक नियम के अनुसार हम कह सकते हैं, जैसे कि हमारे 3 और 4 पूर्णांक संख्याएं हैं तो हम लिख सकते हैं 3 - 4 जो हमारी पूर्णांक संख्याएं होगी बराबर यानी -1, जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है या 4 - 3 बराबर 1, जो भी पूर्णांक संख्या है। मतलब जो पूर्णांक संख्या है उनमें ही यह गुण होता है कि मतलब जो पूर्णांक संख्या अंतर में भी समरक नियम का पालन करती हैं। यानी हम जहाँ उसको पहले पद को दूसरे पद से घटाएं या दूसरे पद को पहले पद से घटाएं, लेकिन वो हमारी जो संख्या आएगी वो पूर्णांक ही होगी। तो हमने जो अभी अंतर में जो समरक नियम का पालन किया है, तो अब देखते हैं दूसरी विशेषता क्या है इसकी। हमारी जो दूसरी विशेषता है वो है कि पूर्णांक भाग के समृद्ध नहीं होती। तो यही दो हमारी जो विशेषताएं थी इन्हें हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये आने वाले सवालों में हमें इसे सिद्ध भी करना पड़ सकता है। तो हमने अभी पूर्णांकों की विशेषताएं पढ़ी हैं, तो अब पढ़ते हैं योगात्मक प्रतिलोम। जैसा कि योगात्मक प्रतिलोम यानी प्रतिलोम माने उल्टा, तो हमें संख्याओं को उल्टा करना है। तो हेडिंग डालते हैं योगात्मक प्रतिलोम। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं है, यार हमारी कोई संख्याएं दी गई हैं तो हमें उसका उल्टा करना है, यानी प्लस वाली संख्या जो है तो उसे माइनस में बदल देना है और माइनस वाली संख्या तो उसे प्लस में बदल देना है। जैसे कोई संख्या है, मान लो -3 है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम बराबर +3 होगा। तो इसमें हमें सिर्फ संख्याओं को उल्टा ही करना है। चलो अब इस दूसरा जो हमारा है वो है गुणात्मक प्रतिलोम।
इसमें अगर कोई संख्या दी गई है तो उसे सिर्फ बटे में लाना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जैसे हमारे पास कोई संख्या जैसे मान लो 2 है, तो इसका गुणात्मक जो हमारा प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो हो बराबर 1/2। बच्चों आज की वीडियो में जो पढ़ा है आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपने जो आज पढ़ा उसके नोट्स जरूर बना लीजिए और हमारा जो चैनल है विद्या मंदिर क्लासेस उसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।